संघात्मक है उसका सीधा सा तात्पर्य हो गया कि इसमें अर्ध एकात्मक और अर्ध संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। क्लियर है ना? अर्ध संघात्मक भी और अर्ध एकात्मक दोनों के लक्षण हैं। अब समस्या ये आती है कि अगर अर्ध संघात्मक है तो इसको अर्ध एकात्मक क्यों नहीं कहते हैं? है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप की जो दिशा है, आपकी जो उन्मुखता है, उसके आधार पर आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। तो हमें यह देखना है कि हम अपनी लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उस प्रणाली को एकात्मक की ओर ले जा रहे हैं या संघात्मक की ओर ले जा रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं? है ना? ना कि हम आराम से सुनते रहिए फिर क्लियर हो जाएगी बात। तो वो एकात्मक की तरफ ले जाना चाहते हैं या संघात्मक की तरफ ले जाते हैं? तो यहां पर समझना होगा कि एकात्मक में आखिर क्या होता है और संघात्मक में क्या होता है, तभी तो हम अपनी दिशा निर्धारित करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक आप दोराहे पे पहुंचे, अब वहां से आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। ठीक है? तो यहां पर जो डिसाइसिव फैक्टर होगा, जो निर्णायक तथ्य होगा, वो क्या होगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। है ना? अगर आप कहीं एक्स पॉइंट पर जाना चाहते हैं, मान लिया ना रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह रास्ता है, और अगर आप स्कूल जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह रास्ता है। ठीक है ना? तो जब तक हमको यह नहीं पता चलेगा कि यह रास्ता कहां जाता है और यह रास्ता कहां जाता है और हम कहां जाना चाहते हैं, तब तक हम किसी भी दो राहे पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हमको यह जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर फेडरलिज्म में क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है। जब ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी तब हमको समझ में आएगा कि हमको किधर जाना है, और उसके आधार पर हम ये जो संज्ञा है, ये जो नामकरण है, इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, इसको हम निर्धारित कर पाएंगे, या इसके की तरफ या इसके पक्ष में हम तर्क दे पाएंगे। ठीक है ना? तो जैसा हमने कहा कि संघात्मक प्रणाली का जो नमूना है विश्व में वो यूएसए है। तो यूएसए में आखिर क्या स्थिति होती है, ठीक है, ये समझना है। अब ये ध्यान रखिएगा, एक का यूएसए और दूसरे का यूके। हाँ, तो यूएसए में एक चीज पर हम लोग फोकस करें। यूएसए का जो फ्लैग है, यूएसए का जो झंडा है, वो अपने दिमाग में लाइए। देखा होगा, मतलब दिमाग में तो आपने देखा होगा कि उसमें ढेर सारे स्टार बने हुए हैं, है ना? लेकिन नीचे की तरफ है उसमें लाइनें बनी हुई हैं। दो ही चीज है उसमें, स्टार और स्ट्रिप्स। तो जो स्ट्राइप्स हैं उनकी संख्या है 13। ये डिनोट करते हैं, ये दिशा बताते हैं, ये एक तरह से निर्दिष्ट करते हैं वहां के जो मूल स्टेट हैं, मूल राज्य हैं, मूल प्रांत हैं। मूल प्रांत का मतलब क्या हुआ? मूल प्रांत का मतलब यह हुआ कि जब वहां पर 1776 में अमेरिकन क्रांति हुई, उस टाइम जिन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो मूल राज्य हुए। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो धीरे धीरे और जो आसपास के इलाके हैं वो भी उसमें शामिल होते चले गए। ठीक है ना? तो ये 13 जो स्ट्राइप्स हैं, ये क्या है? मूल राज्य। तो ये कह सकते हैं कि वो मूल योद्धा हैं अपने स्वाधीनता की लड़ाई के लिए। स्वाधीनता किससे? ये भी सब याद रखे, क्योंकि ये काम आपको पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा कहां काम करेगा? जीके वगैरह में, है ना? अब जैसे यहां पर आपको एक पॉइंट मिला, वो क्या कि 1776 में अमेरिकन क्रांति हुई। ठीक है? तो किसी चीज को पढ़ने के लिए एक सिंथेटिक तरीका होता है, एक संश्लेषणात्मक तरीका होता है। जैसे ही 1776 में अमेरिकन क्रांति आप पढ़ें, वैसे ही क्लिक कर जाए कि इस वक्त यूरोप में क्या हो रहा था। चलिए मान लेते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है या आपको ये कैनवस में नहीं है वो यूरोप, तो कम से कम इतना तो कैनवस में होना चाहिए 1776 में इंडिया में क्या हो रहा था। जैसे कभी कभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ये हुआ ना कि किसी का मर्डर वो 15 मार्च को हुआ, कोई भी डेट है ना, 1 जुलाई को हुआ,
तो तुरंत आपका दिमाग जाता हो कि 1 जुलाई को इतने बजे हम कहां थे, है ना। कभी आया न्यूज में कि भाई सुबह सुबह 4 बजे दिल्ली में भूकंप आया कल, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि हम कहां थे भाई, जबकि आपको मालूम है कि आप इलाहाबाद में हैं, अपने घर पे हैं, अपने रूम पे हैं, लेकिन तब भी आए क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तमाम बातें क्लिक करेंगी। फिर आपको कि पेरेंट्स क्या कर रहे थे, हमारे मित्र लोग क्या कर रहे थे। तो वैसे ही जैसे ही कोई डेट आए, जैसे ही कोई घटना आए, तो तुरंत घटना या डेट से कोरिलेट क्या करिए अपने भारतीय इतिहास पर या किसी और चीज पर। तो उससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। जो एक सामान्य सी बात रहती है ना कि हम चीजों को भूल जाते हैं, तो आप चीजों को अलग अलग खाने में रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नहीं कि आपके पास 10 किताबें हैं, अब 10 किताब आपने 10 कोनों में रखी हुई हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर उसको एक अलमीरा में रख दीजिए, एक सेल्फ में रख दीजिए, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और आपको पता होगा कि किताब कहां मिलेगी, ना। तो इसलिए जिस जो एक तरह के तथ्य हों, एक तरह की बातें हों, उनको कहीं एक जगह कंपाइल करना चाहिए, तो आपको याददाश्त आपकी थोड़ी सहज हो जाएगी। अब हम आपसे पूछेंगे नहीं कि 1776 में भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि ये आपका काम है, आप अपना समझिए। हमने आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया कि कैसे आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक होनी चाहिए। तो 1776 में वहां पे जो क्रांति हुई वो बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ थी, यानी ब्रिटेन के खिलाफ थी, क्योंकि ब्रिटेन ने वहां पर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया हुआ था, ठीक है। उस वक्त भारत में भी उपनिवेश चल ही रहा होगा, क्योंकि 1773 आप लगातार पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि किस वक्त की बात हो रही है ना। तो 1776 जब वहां पे शुरू हुई, तो हमने क्या बता रहे थे कि वहां पे मूल राज्य कितने थे, 13। उनके आपस में समझौता करके उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के आधार पर संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद अल्टीमेटली 1789 1789 में एक जगह है वहां पर फिलाडेल्फिया, याद रखिएगा इसको, फिलाडेल्फिया, यहां पर उन्होंने अपना संविधान बना करके अडॉप्ट किया था। अब जैसे ही ये बात आई, अब देखिए यहां पर डेट से नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप घटना से कोरिलेट कर सकते हैं कि भारत का संविधान कहां अडॉप्ट किया गया, दिल्ली में। अमेरिका का संविधान कहां अडॉप्ट किया गया, फिलाडेल्फिया में। भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया, 1949-50, 49 में इसको अडॉप्ट किया और लागू किया हमने 50 में, तो सब आपको पता ही है। तो तुरंत दिमाग में आया कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1789 में। इसके साथ एक और कैलकुलेशन, अगर मैथ के हैं तो और जल्दी से कैलकुलेशन करिए, है ना, कि अभी क्या चल रहा है, 2025 यानी वहां का लोकतंत्र कितना पुराना। जल्दी जल्दी भाड़ा दिमाग में बिल्कुल, है ना, तेजी से तैरना चाहिए ये सब, इसी सबसे दिमाग तेज होता है ना। तो पता चला कि अरे वहां पे तो ये चीजें जो है 250 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, बाहर जो भी कितना, हाँ वही कह रहे हैं 2.5, और इधर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे लगभग 75 साल हो गया। तो खाम खा की चीजें जो हैं, अपने अपने दिमाग को आप जितना, जैसे नहीं कोई चीज जितनी रगड़ी जाती है उतनी शार्प होती है, उतना ही तेज होती है ना। तो अच्छा, इसका तो वो तब से डेमोक्रेटिक है और अब हम आए हैं, तो फिर मुकाबला अमेरिका और हमारा, कोई इतना लंबा अनुभव लिए हुए अभी हमने, जैसे आप नहीं कि किसी से कंपेयर करें तो आप कहें अरे भाई आपकी क्या बात है, आपका तो आपकी उम्र इतनी है, आपका इतना ज्ञान है, अभी तो हम बच्चे हैं। तो ये, लेकिन साथ में ये कि हम आपको मात देंगे, ये जज्बा भी होना चाहिए कि वहां पर ठीक है इतनी पुरानी है, लेकिन जो चीज पुरानी होती है वो कमजोर भी तो होती जाती है, उसमें तमाम प्रकार की खामियां भी तो आती जाती हैं। अभी हमारा जोश नया है, नहीं अपना प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं कि हमारा देश युवा है ना। आपने एक नाम सुना होगा ओशो, आचार्य रजनीश ओशो। तो ओशो जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो काफी कंट्रोवर्शियल थे अपने विचारों को लेकर के, वो एक अलग चीज है। मुद्दा हमारा सिर्फ ये बताने का है कि वो भारत से निकल करके यूएसए गए थे और उन्होंने यूएसए में एक बड़ा अपना स्पिरिचुअल जो इंपीरियलिज्म है, साम्राज्य है, वो बनाया। तो उनसे कभी पूछा गया कि भारत तो खुद इतनी स्पिरिचुअल जो भूमि है, आप वहां छोड़ करके अमेरिका में क्यों आए। बोले हमारी बातें बहुत आधुनिक हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत एक्साइटिंग हैं, बहुत नई हैं, है ना।
और उसको एक 2500 साल पुराना मुल्क नहीं समझ सकता। हमको समझने के लिए 200-250 साल पुराना मुल्क चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम बच्चा होगा ना उसके आगे। भाई इनकी शुरुआत कहां से हो रही है? 1789 से। हमारी शुरुआत हो रही है, आजकल मैडम पढ़ा ही रही होंगी, है ना? और उसके बाद भी आगे भी डॉट डॉट लगा होगा, ये पता नहीं अभी हड़प्पा से पहले क्या मिल जाए। है ना? तो अगर हड़प्पा भी हम रख लें तो 2.5 उधर और 2.5 इधर, 5000 साल पुराना हो गया कि नहीं? अब जो 5000 साल पुराना होगा तो उसकी सोच भी भाई उसी तरह की होगी, तो व्यापकता होगी, लेकिन उसी तरह की खूबियां खामियां भी तो होंगी, उसी तरह के बैकग्राउंड भी तो होगी हमारी। ये अब 2500 साल और 250 साल के बीच का तुलना करिए, एकदम नवजात शिशु हुआ ना। नवजात शिशु हुआ ना? तो ये सब चीजों की तरफ खाम खा दिमाग आपका जाना चाहिए जब कभी भी करिए। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको घटना से रिलेट किया, अमेरिका का संविधान कब, अब ये सवाल जीके का बन जाता है। आपको लगेगा ना कि ये थोड़ा विषयांतर है, विषयांतर नहीं, ये जीके का सवाल बन जाता है। अच्छा अमेरिका, क्योंकि जब हम अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए ये पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि अमेरिका का संविधान लागू कब से हुआ, आज का यूएसए कब से है ना? तो ये पता चल गया तो तुरंत फिलाडेल्फिया याद आ गया, 1789 याद आ गया। ठीक है, और चीजें जोड़ने, इससे जोड़ते जाइए। देखिए फिर डेट पे आ जाइए, अभी तो घटना बताई था, डेट पे आ जाइए। बोले 1789 में और क्या हुआ? अब इंडिया में जो हुआ वो तो अलग बात है, वो तो आप जान ही लोगे। इसी समय फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कब हुई थी? 1789 में। लोग खामखा की एक और घटना याद आ गई। और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आप कभी भी देखिए तो इस तरह के सवाल तो कभी कभी मैचिंग करने में आ जाते हैं। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चाइनीज क्रांति, रशियन क्रांति, लो मैच करो, है ना? तो ये सब चीजें इस तरह की ये कभी पढ़ी नहीं जाती हैं, ये जब चीज आप पढ़ रहे हैं उसी में कहीं आ जाती हैं। इतना सब वो क्या कहते हैं ना, जो अल्फा मतलब एक्स्ट्रा, जैसे नहीं वो दूध लेते हैं, अब तो खैर लोग पैकेट में लेते हैं ना, पहले दूध लेते हैं, या ये सब्जी के साथ धनिया है। है ना? तो उसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति का वही 1789 में। फिर जो सोचिए कि इंडिया में भी तो कुछ हुआ होगा क्या, यहाँ पे सन्नाटा बैठा था क्या? तो यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा ना। तो ये सब चीजें जो है ना बड़ी काम की होती हैं। और देखिए अब सिखा देते हैं कुछ, है ना? ये जब 1776 में हुआ था तो ये टाइम था 4 जुलाई। आज भी जो अमेरिकन दिवस मनाया जाता है, जैसे हम लोग नहीं 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो उनका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776। अब क्रांति की एग्जैक्ट डेट आ गई। पाकिस्तान में, हाँ? ऐसे ही कहना चाहिए, कहीं मनाया जाता है, हमसे क्या लेना देना भाई। उसका तो नाम आते ही थोड़ा ना संयम बरतना चाहिए। तो 4 जुलाई। अब हमारा सवाल अंजलि से रहेगा, 4 जुलाई से कोई ज्योग्राफी घटना जोड़ के बताओ। हर साल घटती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच करीबी होते हैं और दूर होते हैं, समझ रहे हैं? हाँ सही है, बात होता है। लेकिन 4 जुलाई को पूछा सवाल हमारा ये है, उसके सवाल का जवाब नहीं दो, हमारे सवाल का जवाब दो। तो सूर्य जो है हमारा हमारा जो वो है ना पाथ है, वो एकदम सर्कुलर नहीं है ना। हमारा पाथ कैसा है? थोड़ा अंडाकार है। तो उसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाते हुए सूर्य के कभी बहुत करीब रहती है और कभी उससे दूर चली जाती है। हाँ, अपसौर उपसौर, उपसौर का मतलब करीब जाना। अब देखो इससे हम ज्योग्राफी का मत वो कर रहे हैं, हम तो बस सिर्फ एक बात बता रहे हैं। उपसौर का मतलब हुआ करीब, उप सभापति, उप सभापति, प्रधान, उप प्रधान, मतलब प्रधान नहीं है, बस उसके करीब है। ठीक है। अप अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला अप। तो अप उपसर्ग लगता है तो उससे अलग हो जाता है ना? अपवाद, है ना? अपवाद यानी वाद यानी विचार, विचार का जो खिलाफ हो वो अपवाद। एक्सेप्शन को कहते हैं ना अपवाद। अपराध, है ना? अपसार,
तो तमाम शब्द तो जब विलग होते हैं, अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो उसको अप शब्द का, तो ये अप उपसर्ग है। पोलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग, उपसर्ग और प्रत्यय है ना। तो उप सौर, सौर सूर्य से संबंधित, तो उपसौर सूर्य के करीब और सूर्य से दूर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो उपसौर की स्थिति होती है यानी पेरिहेलियन और अपहिलियन, तो जो पेरिहेलियन होता है उपसौर की स्थिति होती है, ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है। और अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। लो, अब 4 जुलाई से तुम्हारे पास एक ज्योग्राफी की चीज भी आ गई, एक अमेरिकन क्रांति आ गई ना। और फिर ढूंढेंगे आसपास तो हो सकता है किसी मित्र के आपका बर्थडे भी हो है ना, तो लगे हाथ उसको भी अर्पित कर दीजिए। खैर, तो इससे हमसे उपसौर अपसौर से मतलब नहीं था, बस ये था कि कैसे याद रखा जाता है चीजों को, है ना। एक से एक का काम नहीं करिए, आजकल दुनिया बड़ी संश्लेषणात्मक हो गई है ना। एक दवा जब आप चाहते नहीं है कि हाँ सर दर्द कर रहा है, बुखार भी है ना, और भूख भी नहीं लग रही है ना, नाक भी चल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब इतनी गोलियां मत दीजिए, एक गोली दे दीजिए कोई हो तो, ठीक है। बस टीचरों के साथ अपवाद होता है, उसके लिए आप चाहते रहते हो कि अलग अलग टीचर मिले तो हमको लगे एक्सपर्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जीएस हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप सोचो जब आप 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो तो वो तो पारंगत आदमी होगा ना कोई, तो वो तो पढ़ा ही सकता है, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब तो करो। लेकिन आप क्या करते हो, दुनिया के चलन में चलते हो, दुनिया क्या कहती है, और जब दुनिया के चलन चलोगे तो दुनिया वाला रिजल्ट होगा क्योंकि आपस में संश्लेषणात्मकता बहुत जरूरी होती है। जितना ज्ञान है उसको जितना संश्लिष्ट करना, जितना आप उसको सिंथेसाइज करेंगे उतना ही वो सारगर्भित होगा, है ना। 2 किलो दूध लिया और सारगर्भित करते चले गए, 4 चम्मच बचा है ना। अब इस 4 चम्मच में अगर थोड़ी सी चाशनी मिलाई जाए, आराम से बैठ करके आनंद लीजिए, है ना, वो चाशनी आपकी होगी। जो खोया बना या दूध है, वो ये किताबें सब क्या है, ये दूध है, ठीक है। टीचर का काम क्या है कि उसको इतना धीरे धीरे गाढ़ा कर दे कि वो थोड़ा सा हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर चाशनी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे जितना कोई पढ़ा दे आपको, आपका अपना कुछ होना चाहिए, तड़का आपको लगाना रहता है। बना बनाया, हाँ, चीजें बिखरी रहती हैं, चीजें बिखरी रहती हैं, फिर आपने उसको मिला मिला करके पका लिया, है ना। और उसके बाद फिर उसमें जब तड़का लगाया, तो तड़के के कारण ही आप का जो कह सकते हैं श्रेय है वो मिलना चाहिए। और बच्चे क्या सोचते रहते हैं, मतलब आप लोगों की बात कर रहे हैं, बच्चे कहने पे बुरा मत मान लीजिएगा ना, बच्चे ही हैं तो आप लोग क्या सोचते रहते हैं, आप लोग सोचते रहते हैं कि सब हमको खिला करके फिर चम्मच से खिला भी दिया जाए। ये किसके लिए होता है? ये उसके लिए होता है जो अपने हाथ से फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर बाद में नौकरी भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमेशा एक्टिव रहिए और सोचिए कि हम चाशनी कैसे बनाएंगे, कितनी चीनी मिलाएं, इतना भी ना मिलाइए कि डायबिटीज हो जाए, है ना, और इतनी कम भी ना रहे कि आपको टेस्ट खराब हो जाए, उतना वो मेहनत आपकी होगी। तो सब जगह से सिंथेसाइज करके देना ही वास्तव में किसी कोचिंग का या किसी टीचर का कर्तव्य होता है। कि आप 10 किताबें पढ़ने आप आए क्यों हैं हमारे पास, कि आप 10 किताबों की जगह पर 1 घंटे का, आधे घंटे का लेक्चर सुन लें। अब ये हमने आपको जो बताई, ये 3-4 चीजें की हो गई ना। बात चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, क्लास किसका? पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का। कहां पहुंचे हम? इतिहास में, भूगोल में, तो ये सब चीजें आपस में जोड़नी जरूरी होती है। यही विधा सीख जाएंगे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आती नहीं है, एक दिन आ जाती है। और जब तक नहीं आती है तब तक समझिए कि आपको लगातार कोशिश करते रहना है ना। ये पढ़ पढ़ करके रट करके कोई नहीं क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि रटने वाले बहुत से लोग पढ़े हैं। आपने है हमेशा एक बड़ा क्रूर सवाल अपने उसे पूछिए, आपके पास क्या है कि हम आपको सेलेक्ट करें? खुद सोचिए ना, आपके सामने एक पोस्ट पर 5,000 लोग हैं, आपके सामने भी एक चीज के लिए 5,000 विकल्प हों, तो केवल आप क्यों? वो जो 4,999 है उनमें से कोई क्यों नहीं? क्या है आपके पास? देखो है ना कितना खराब सवाल।
लेकिन ये सवाल हमेशा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब आप ये सवाल भूल जाएंगे आप जनरल हो जाएंगे, आम हो जाएंगे, और आम का सीजन थोड़े समय के लिए ही होता है ना। तो इसलिए अगर खास बनना है तो हमेशा अपने अंदर कुछ लाइए, और वो जो लाएंगे वही वही 4,999 को अलग करेगा, इलिमिनेट करेगा और आपको सेलेक्ट कराएगा ना। एक ही तरह की किताबें उपलब्ध हैं, एक ही तरह की मैगजीन उपलब्ध है, एक ही तरह के न्यूज़पेपर उपलब्ध हैं, ये सारे सोशल मीडिया के सारे चैनल्स उपलब्ध हैं, कुछ ही उपलब्ध हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं और लगभग सभी लोग अवेल कर लेते हैं। आप क्यों? खराब लग रहा है ना ये सवाल, लेकिन कितना यक्ष प्रश्न है ये कि आप क्यों, है ना। और एग्जामिनर को, कमीशन को, परिषद को, है ना, उसको थोड़ी ना पता है कि, है ना, क्या नाम है, अनिल कुमार, है ना, बैठो बैठो, उनको क्या पता कि ये अनिल है, इनका सिलेक्शन बहुत जरूरी है है ना। आप अपना नाम हाईलाइट कराइए कि देखो भाई हम अनिल हैं, हमारे हमारे अंदर ये है जो ना अजय विजय सुरेंद्र महन में नहीं है, इसलिए हमको ले आइए, पर ये सब लोग हैं वही। क्लियर ना। तो आइए हम लोग फिर वापस चलते हैं अपना। तो उसने क्या बनाया? संघ। संघ का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। अब संघात्मक से भी आइए थोड़ा और मूल शब्द पे चलें। तो हमने कहा कि 1776 में लड़ाई करने से पहले, आजादी की लड़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने क्या बनाया? संघ। अब जब ये संघ बनाया गया तो ध्यान से सोचिए कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था या फिर कोई एक शक्ति थी, परमपिता परमेश्वर उन्होंने इसको बनवा दिया था, यानी कोई केंद्रीय ताकत थी उसने इनको इकट्ठा किया था, या ये आपस में इकट्ठे हुए होंगे? ये आपस में इकट्ठे हुए होंगे ना। तो इसका तो कि ये संघ जो है वो एक प्रकार से कैसा हुआ? स्वैच्छिक, वॉलेंट्री, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए हैं अपने मन से। ठीक है, जब आप अपने मन से कोई चीज ज्वाइन कर सकते हैं तो आप अपने मन से वो चीज क्विट भी कर सकते हैं, मतलब अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और लड़ाई लड़ने के लिए या कुछ मुद्दों के लिए तो हम आपस में एक हैं, जैसे नहीं पढ़ाई करने के लिए तो हम आपस में एक हैं, लेकिन जरूरी है कि सब लोग समान प्रकार का खाना खाएं, समान प्रकार का पानी पिएं, समान प्रकार के घर में रहें, समान प्रकार के लोग व्यवहार करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो तो आपकी इंडिपेंडेंसी है ना। हाँ, क्लास में आपको समान व्यवहार करना होगा। क्लियर हो गई ना बात? ये दोनों बातें ध्यान से समझ लीजिए कि संघ बनाने में ये संघ कैसा है, एक तो अपनी इच्छा से आए और दूसरी बात की एक निश्चित पर्पस से आए। पर्पस क्या था कि हमको अंग्रेजों के खिलाफ समान रूप से लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई में जीतना है, और जीतने के बाद हम लोग अपनी एकता को बनाए रखेंगे ताकि हम लोग ताकतवर होकर आगे बढ़ें, इंडिपेंडेंट होकर के आगे बढ़ें। तो बोले बाकी वो खाना पीना, रहना सहना, कपड़े वगैरह, बोले भाई वो सब हमारा अपना है, वो थोड़ी ना हम कॉमन करेंगे। तो ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संघ के जितने भी सदस्य हैं, ये सदस्य चूंकि स्वैच्छिक रूप से एक हुए हैं तो ये स्वैच्छिक रूप से अलग भी हो सकते हैं, और अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने आंतरिक शासन प्रशासन के लिए ये अपने अलग एक नियम पद्धति भी बना सकते हैं। उसी प्रकार के नियम पद्धति को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है संविधान। तो बोले कि हमारे पास दो संविधान रहेंगे, एक वो जो फिलाडेल्फिया में 1789 में हमने कबूल किया, जिसमें कॉमन चीजें हैं, मतलब एक जो नियम वो जो हमने कोचिंग के क्लास में कबूल किया कि भाई शांति से रहेंगे, समय से पूछेंगे, समय से काम करेंगे, समय से होमवर्क करेंगे, ये सब हमारा कॉमन है। लेकिन क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब हमारा अलग अलग है। तो फिलाडेल्फिया वाला संविधान कौन सा संविधान था? संघीय संविधान, है ना, कोचिंग वाला संघीय संविधान, वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन बाकी हमारा इंडिविजुअल संविधान रहेगा। तो इसका मतलब कि इस संघ के सदस्य देशों के पास कितने संविधान होंगे? दो, है ना। एक जो संघीय विषयों से संबंधित होगा, है ना, जो फेडरल सब्जेक्ट है, जैसे भी हमने कहा ना कि कोचिंग, पढ़ाई, है ना, उसका जो होमवर्क पूछना, ये सब तौर तरीके, ये सब संघीय विषय हो गए। इस पर हम लोग कॉमन हैं, सब लोग समान ढंग से उसको मानेंगे। और ये जो दूसरा है
ये हमारा इंडिविजुअल है, ये हमारे ही राज्य में केवल लागू होगा, वो पूरे देश में लागू होगा, ये हमारे केवल राज्य में लागू होगा। ऐसे ही 13 लोग अपना अपना संविधान बना लेंगे और सब लोग मिलकर के एक संघीय संविधान भी बना लेंगे। समझ में आ गई ना बात? इसलिए इनको क्या कहा गया? मूल देश। इसका तो कि जो मूल प्रदेश हैं वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर जो, अब ये हम थोड़ा साहित्यिक शब्द प्रयोग करने जा रहे हैं जो आपको किताबों में मिलेगा, कि इसमें से जो संघ है ये नश्वर है या विनाशशील है? संघ नश्वर हुआ ना, क्योंकि जब चाहेंगे सब अलग हो जाएंगे तो संघ खत्म हो जाएगा। और जो इनके सदस्य राज्य हैं ये क्या है? ये विनाशशील होंगे। अब बताइए, नश्वर और विनाशशील एक ही चीज है कि अलग अलग है? हा? अलग कैसे है भाई, एक ही चीज है। ये तो हमने आपको ट्रैप में लिया। जो नश्वर है वही तो विनाशशील है। भाई इतने भोले मत बनिए, सरल सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे सही शब्द क्या होना चाहिए कि एक अनश्वर है, एक विनाशी है ना। या इसको हम दूसरे शब्दों में कह दें कि एक अविनाशी और दूसरा है ना विनाशी। एक अमर, एक मर्त्य। तमाम इस तरह के विलोम विलोम पढ़े होंगे ना। अमर और नश्वर, विनाशी और अविनाशी। तो अब यहां पे सोचिए कि यहां पे जो संघ और राज्य है इनकी स्थिति क्या बनी। वो आपने सही बताया था, लेकिन शब्दों को लेकर के आप कंफ्यूज कर गए थे। तो संघ वहां पर कैसा है? विनाशी है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे तो विनाश हो जाएगा। लेकिन जो राज्य है वो अविनाशी है, क्योंकि राज्य संघ से पहले भी थे और राज्य अलग हो जाएंगे तो भी रहेंगे। अब इसको देखो कितने बढ़िया शब्दों में कहा गया कि अमेरिका की जो संघात्मकता है, अमेरिका की जो संघात्मकता है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब आइए भारत में। भारत में भी एक केंद्र है, यानी संघ है, वही केंद्र संघ, सेंट्रल पावर, संसद अंसद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल वगैरह। और यहां पर भी प्रांत हैं, यानी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सोचिए कि संविधान जो हमारा है उसमें राज्यों को बनाने बिगाड़ने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, या फिर राज्य केंद्र को बनाते बिगाड़ते हैं? संसद पास है ना। मतलब कहने का कि जो केंद्र है, संसद है, केंद्रीय सत्ता है, वो किसी राज्य को बना सकती है, उसका समापन कर सकती है, उसका आकार प्रकार छोटा बड़ा कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक प्रांत था, उसको 2 हिस्से में बांट दिया, फिर उसके बाद उसका नाम भी, उसका स्टेटस भी चेंज कर दिया, संघ शासित क्षेत्र कर दिया। अब वो पूर्ण राज्य भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दादर नगर हवेली है ना, उसको उनको आपस में एक कर दिया, पहले वो अलग अलग थे। अरे अपना यूपी में ही ले लो, उत्तराखंड बना दिया बिना पूछे, ठीक है ना। तेलंगाना बना दिया आंध्रा से निकाल के। तो जब मर्जी आए तब ये तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं।
और कभी जरूरत पड़े तो जोड़ भी देते हैं, नाम बदल देते हैं। तेलंगाना तो नाम ही नहीं था पहले, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर राज्य विनाशी है या अविनाशी? यहां राज्य विनाशी है, क्योंकि राज्य तो कभी भी बदल सकते हैं ना। और केंद्र कैसा है? अविनाशी। अब जरा ये वाली लाइन को फिर से याद करिए, वहां पे क्या था? वहां पर राज्य विनाशी थे और संघ विनाशशील था। तो वो अविनाशी राज्यों का विनाशशील संघ है, और भारत क्या है? ये विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए 180 डिग्री मुड़ गया, ठीक है। अब इसी से दो बात अपने आप निकलेगी। इसीलिए यहां पर एक संविधान है जो राज्यों पर भी लागू होता है, यानी केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है। या दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है। यहां पे आइए, केंद्र का संविधान अलग है, राज्य का संविधान अलग है, और वहां राज्यों का संविधान से राज्य शासित होते हैं और केंद्र के संविधान से ओवरऑल सभी। तो इसका मतलब हुआ यहां पर एकाधिक संविधान है, यहां पर एकल संविधान है। यहां राज्यों के पास संविधान नहीं है, यहां राज्यों के पास संविधान है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपको, तो देखिए दो तीन चीजें अपने आप निकल ही जा रही ना। जैसे कल हमने आपको शासन प्रशासन में कई अंतर बता दिए, वैसे यहां पर भी देखिए कि भारत भी संघ है, अमेरिका भी संघ है, लेकिन अमेरिका और भारत के संघ में क्या बेसिक अंतर है? तो तुरंत कहिए कि वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है और हमारा अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है। इसीलिए यहां पर एकल संविधान व्यवस्था है, वहां एकाधिक संविधान है। इसीलिए यहां पर कोई राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। अलग होगा तो हम तुरंत कहेंगे कि ये राष्ट्रद्रोह कर रहा है ना। 356 है उसके लिए फिर, ना। लेकिन वहां पर वो जो मूल राज्य हैं 13 स्ट्रेपाइल, जो ना रेखा वाले, वो अलग हो सकते हैं। वो स्टार वाले तो नहीं अलग हो सकते, लेकिन मूल राज्य जो 13 हैं वो अलग हो सकते हैं। तो 50 स्टार और 13 लाइनें, यानी 13 लाइनें 13 राज्य, मूल राज्य, 50 स्टार जो बाद में अपना आए। स्पष्ट हो गई ये बात? तो इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, नोट करिए। इसको बंद कर दीजिए। यूएसए में